हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसे पढ़ने से पहले मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाह रही हूँ कि जब भी मैं किसी क्लास में गई हूँ ना आज तक, और मैंने पूछा है कि बेटा व्हाट इज अ सर्कल, सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, चलो पहले ये बताओ कि सर्कल होता क्या है, तो आप यकीन मानेंगे कि है ना 99% स्टूडेंट्स जो है वो सर्कल की डेफिनेशन भी सही नहीं बता पाते हैं। ठीक है, 100% मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि क्या पता 1% बच्चे ने किसी ने डेफिनेशन लर्न कर ली हो, उस तरह से बता रहा हो, लेकिन बहुत सारे ना बच्चों को यही नहीं पता होता कि व्हाट इज अ सर्कल। फिर मैं उनसे पूछते हो कि अच्छा चलो कुछ एग्जांपल्स बताओ सर्कल के। अगर डेफिनेशन नहीं आती है ढंग से देनी तो आप हमें कुछ एग्जांपल्स बताओ, तो बता क्या कहेंगे, मैम बेंगल, बेंगल इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्कल। कोई कहेगा कि कॉइन इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्कल। कोई कहेगा कि व्हील जो होता है ना गाड़ी में, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सर्कल। पता है बेटे, ये सारे ही एग्जांपल्स बिल्कुल रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि आपको ना डिफाइन करना ही नहीं आ रहा कि सर्कल क्या होता है और सर्कल का पर्टिकुलर एग्जांपल क्या होता है, और 2D और 3D में आपको डिफरेंस करना ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या होता है सर्कल। तो देखिए सर्कल क्या होगा हमारे पास। तो देखो मैं क्या, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ और उसके बाद आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, या द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point always constant in that प्लेन, हमेशा कांस्टेंट रहे उस प्लेन के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको वर्ड टू वर्ड समझाती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। द लोकस, अब सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को लोकस भी नहीं पता होता कि लोकस होता क्या है। लोकस होता है हमेशा किसी चीज का पाथ। ठीक है, कि कहता था लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का पाथ। इसका मतलब जानते हो, वो पॉइंट जो है ना वो एक वेरिएबल पॉइंट है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो मूव करता है। तो देखो द लोकस ऑफ अ पॉइंट, आपको एक ऐसे पॉइंट का पाथ निकालना है विच मूव्स, जो ऐसे घूमता है ना प्लेन सच दैट, उस प्लेन में उसको ऐसे मूव करना है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, की उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ हमेशा डिस्टेंस कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, मतलब अगर आपने उसे बोल दिया कि भाई तेरा ये फिक्स्ड पॉइंट है और आपको 5 यूनिट के डिस्टेंस पर मूव करना है, मतलब इस पॉइंट से हमेशा आपकी डिस्टेंस 5 यूनिट्स ही रहे, तो पता है देखो वो चाहकर भी, सपोज करो ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स है, तो उसको इस तरह से मूव करना है कि उसकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट के साथ हमेशा 5 ही मूव करें। राइट, देखो मैं नहीं कहती कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल बना है, पर जैसा है मैं आपको समझा रही हूँ कि इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, 5 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स, ये डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स। इनफैक्ट मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे इस पाथ के, मतलब इस पॉइंट के यहाँ पर जैसे जैसे मूव, हमेशा इसकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट के साथ 5 यूनिट्स ही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, अब आप सर्कल पे याद करो, आपने पढ़ रखा ना कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये क्या होता है, सेंटर। ये तो सारे बच्चे जानते हैं, तो जो वो फिक्स्ड पॉइंट है ना वही तो सेंटर होता है। ठीक है, और हम अगर एक प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन का मतलब ये जो सर्कल है ये एक 2D फिगर पर लाई करता है। दैट मीन्स जैसे ये बोर्ड है, ये एक 2D फिगर है, तो इसके ऊपर लाई करेगा। अब देखो मैंने इसके कोऑर्डिनेट जो है वो h के एज्यूम कर लिए, और अगर मैं इसकी जो ये डिस्टेंस है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, वो मैं r मान लूं। ठीक है, तो इस p पॉइंट को, p कौन सा पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब इसको इस तरह से मूव करना है कि इसकी डिस्टेंस हमेशा इस c के साथ r ही रहे। तो जो ये पाथ मेरा बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, सर्कल। ठीक है, तो देखो आप ना शायद में भी कभी किसी ने किया हो, बच्चे ने जब घरों में रंगोली बनाते हैं तो कई बार हम सर्कल ड्रॉ करना होता है हमें,
तो कुछ बच्चे कोई थाली यूज करता, कोई कुछ। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ कि आप एक नेल जो है वो वहां पर वो कर लीजिए, और उस नेल से एक रस्सी अगर आप बांध लेंगे और अब इस रस्सी को बिल्कुल इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर दीजिए, तो आपका जो सर्कल होगा वो परफेक्ट ड्रॉ होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक सर्कल। आई थिंक सर्कल की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब जानते हैं कि अगर ये सर्कल है तो इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे फॉर्म होगी। तो बड़ा बेसिक सा फंडा है। देखिए, हमें पता है कि जो ये CP है इसको हमेशा R रहना है, तो इसका मतलब जो है CP इज इक्वल टू R। अब इस CP को हम कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ रखा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, 2.4 में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। अब हम स्क्वायरिंग कर दे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, ये बन जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ये k स्मॉल ले लेते हैं, यहाँ पर k लिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये मेरे पास किसी भी एक सर्कल की इक्वेशन होगी। क्योंकि मैंने इसे सेंटर और रेडियस का यूज करके लिखा है, तो आप इसे बोल सकते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ देखते हैं कि सर्कल कैसी कैसी फॉर्म होगी, कुछ स्पेशल देख लेते हैं। तो पहला केस मैं ले लेती हूँ कि when the center of the circle, when the center of the circle coincides with the origin। मतलब समझते हो आप इसका कि क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे, कि किसी भी सर्कल का जो सेंटर है कोइंसाइड का मतलब वो उसी पर अप्लाई हो जाए ओरिजिन के ऊपर। तो इसका मतलब देखो, अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो उस सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर जाए, ओरिजिन के ऊपर। तो ऐसी सर्कल की इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो यहाँ सर्कल सिखाई है उसके सेंटर मैंने क्या एज्यूम करे हैं, एच के। आप एच के की जगह क्या क्या पुट कर देंगे, 0 0। तो देखो ये क्या बनेगी, ये इक्वेशन x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस मैंने r ही लिया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सी सर्कल की इक्वेशन होगी, जिसका सेंटर जो है वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। सेकंड पर चलते, when the circle, सेकेंड केस में डिस्क्राइब कर रही हूँ कि when the circle क्या passes through the origin, जब हमारी सर्कल जो है when the circle passes through the origin। मान लेते हैं आपकी बार सर्कल जो है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो इस केस में हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, तो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ इसे कि ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और अब की बार सर्कल ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है, इस टाइप से कोई सर्कल जा रही है। देखो आप में इसकी गोलाई पे ना जाएं, ठीक है, वो मैं बहुत अच्छी नहीं ड्रॉ कर पाती हूँ जल्दी वैसे में, ठीक है। तो अगर मेरी सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है, तो इसका मतलब कि जो मेरे सर्कल की इक्वेशन होगी, देखो ये मेरे सर्कल की इक्वेशन है ना, तो इस पर जो ये एक्स वाई, ये पॉइंट आप खुद ही बताओ। सेंटर सपोज करो यहाँ हो गया एच के, ठीक है। अब तुम बताओ मुझे, चलो थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं, एच के ये कौन सा पॉइंट होगा, पी, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो हमने ये पढ़ रखा है कि सेंटर से ये जो होगी ये हमारे पास कॉर्ड होगी कि नहीं होगी, और ये भी एक कॉर्ड होगी। तो हमारे पास इसका मतलब हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में, जब हम सर्कल का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हम सीखते हैं कि सेंटर से जब कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वो सर्कल की कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, राइट। अच्छा कोई बात नहीं, तो जब इसका नाम ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस मेरी h होगी,
क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट का नाम एच के है, तो एक्स डिस्टेंस एच ही तो है, और ये डिस्टेंस क्या होगी, के होगी। तो इसका मतलब ये जो है वो मेरा रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस क्या होगा आप बता दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल वाले। तो ये हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास रेडियस भी तो हो जाएगा इस केस में। तो व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी, क्या होगी हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hk प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2hy 2ky इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल आएगी। ओके, तो आई थिंक ये दोनों केस क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट केस था कि when the center of the circle coincide with the origin, and second when the circle passes through the origin। ओके, अब हम थर्ड देखते हैं। तो अच्छा, थर्ड केस हम देखते हैं अपना, क्या है थर्ड केस, when the circle क्या टचेस एक्स एक्सिस, मतलब मैंने उस सर्कल पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपको एक्स एक्सिस से टच होते हुए जाना है। ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो देखो आप कैसे बनाएंगे, पहले तो ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल को हम एक्स एक्सिस पर सिर्फ टच करते हुए निकाल देंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये सेंटर है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने एच के ज्यूम किए हुए हैं। इसका मतलब ये मेरे पास परपेंडिकुलर जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस k है। तो इस केस में रेडियस भी तो हमारा k ही हो जाएगा, ये जो रेडियस है ये रेडियस भी k है। तो अब देखो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन जो ये r है ये r किसके इक्वल हो गया हमारा, k के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, k का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू के स्क्वायर। तो इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों लिख दिए, माइनस 2hx ये वाला माइनस 2yk ये लिख दिया है, और प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, when the circle touches। अब इसी में मैं अगला पढ़ा रही हूँ कि अगर मेरी सर्कल जो वो एक्स एक्सिस को ना टच करे, वाई एक्सिस को टच करे तो इक्वेशन कैसी होगी। तो जरा देखते हैं, इन दैट केस सर्कल वाई एक्सिस को टच करती हुई जाएगी। तो मैंने मान ली कि ये मेरी वो सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल के जो सेंटर है वो मैंने एच के ज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर या ऐसे देखो ऐसे, तो आप बताइए ये कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर होगी, और ये अगर इसका नाम एच के है तो ये तो एच होगा और ये होल यहाँ से यहाँ तक के होगा। तो इसका मतलब ये एच इस एच के इक्वल हो गया
और इस केस में मेरे पास रेडियस किसके बराबर हो जाएगी, h के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और राइट साइड में r स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, h का स्क्वायर। ठीक है, तो h का स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो यहाँ देखेंगे ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस 2ky इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इन दैट केस हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, केस नंबर 5 पर चलते हैं। केस नंबर 5 में मैं ले लेती हूँ कि व्हेन द सर्कल, आपकी बार मैं अपनी सर्कल पर एक और चीज अप्लाई करूंगी कि व्हेन द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, अगर मेरी जो सर्कल है वो दोनों एक्सिस को टच करे। ठीक है, तो दोनों एक्सिस को अगर मेरी सर्कल टच करेगी ऐसे, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसको आपकी बार रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर कि आपको एक्स एक्सिस भी टच करना है और आपको वाई एक्सिस भी टच करना है। अब बेचारी निकल गई। देखो सर्कल की फिगर देख के तो तुम्हें हंसी आएगी। ठीक है, तो अगर मेरी सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच करे, तो मान लेते हैं ये जो सेंटर है ये हमारा सेंटर हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट h के अगर मैं एज्यूम कर लेती हूँ, तो अब आप देखेंगे एक नई चीज। देखो यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये मेरा जो परपेंडिकुलर है ये रेडियस है, लेकिन ये इतना k है मेरा k, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, h है। तो अब आप खुद देखेंगे कि ये भी तो रेडियस ही है, ये h है तो ये भी h हो गया, इसका मतलब ये भी h हो गया। तो इन दैट केस हमारे पास h इक्वल टू k ही आ जाएगा और इज इक्वल टू r। समझ गए आप? देखो मैं क्या बता रही हूँ कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये h है और ये k है, लेकिन साथ साथ ये h इसके इक्वल है। तो ये जो काम कर रहे हैं ये रेडियस का ही तो काम कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू k हो जाएगा और इज इक्वल टू r। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ सब तीनों की वैल्यू h के इक्वल मान लेती हूँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह भी हम क्या रख देंगे, h ही रख देंगे। तो इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2yh इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो एक h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर लिखेंगे फिर y स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 2xh लिख देना, फिर माइनस 2yh लिख देना, और फिर प्लस का h स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा ये। नाउ द सिक्स्थ केस, अब की बार हम क्या करेंगे कि व्हेन द सर्कल एक और फॉर्म देख लेते हैं। व्हेन द सर्कल, अब की बार क्या लेना चाहिए, व्हेन द सर्कल passes through the origin and center lies on x axis and center lies on x axis। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब मेरे पास सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो करते हैं, चलो देखो अगर यहाँ ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरे पास जो ओरिजिन है और जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है, और उसका जो सेंटर है, ठीक है, वो कहाँ पर लाई करता है, एक्स एक्सिस पर। तो मैंने मान लिया कि जो सर्कल है वो ऐसे निकल रही है, सॉरी
थोड़ा दूसरे से बनाते हैं, क्योंकि अगर उसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस होगा ना वो डेफिनेटली उसका डायमीटर का काम करेगी। ठीक है, समझे आप? देखो किसी भी सर्कल के सेंटर से, यहाँ पे देखो अगर ये मेरी एक सर्कल है तो उसके सेंटर से कोई लाइन पास होती है तो आप खुद ही देख लीजिए कि ऐसी लाइन हमेशा डायमीटर तो फॉर्म होगी। तो इसीलिए जितना सर्कल ऊपर आएगा उतना ही सर्कल नीचे आएगा। ठीक है, मतलब सेमी सर्कल ऊपर, ये वाला पार्ट सेमी सर्कल का रोल प्ले करेगा और ये हमारा 0 0 है। तो आप ही बताइए इस केस में अगर मैंने सेंटर एच माना है तो दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। इन दैट केस रेडियस क्या हो जाएगी, एच ही हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो सेंटर है वो हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करता है, इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस क्या है हमारे पास, एच का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन सॉल्व कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब आगे देखते हैं और फॉर्म करते हैं इक्वेशंस कुछ। चलते हैं आगे, 7th फॉर्म देखते हैं कि when the circle passes through the origin, मतलब सर्कल कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, एंड सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो आप साथ साथ मेरे डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते जाइए कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है और वो ओरिजिन से पास हो रही है लेकिन उसका जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा, वो नीचे भी बन सकती है इस टाइप से, यहाँ भी बन सकती है। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया, देखो अब आप देखिए कि अगर वो सर्कल जो है ओरिजिन से टच करे और उसका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करे, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। और ये जो रेडियस है, मतलब अगर उसका सेंटर यहाँ पे के है तो इस केस में जो इस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही तो रेडियस होगा। ठीक है, जो ये हाइट है ये के है, तो इस केस में जो रेडियस है वो मेरा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी, x माइनस एच क्या है यहाँ पर 0, y माइनस के, ठीक है, और जो r है वो भी हमारा k बन जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगी व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब चलते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हालांकि फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने देखा तो सारे ही सेम थे, क्योंकि सब में क्या पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दे दिया है और रेडियस दे दिया है। तो आपको सभी सेंटर और रेडियस इस इक्वेशन की में पुट करने हैं। तो देखो सर्कल की इक्वेशन, फर्स्ट के आंसर पर चलते हैं। सर्कल की इक्वेशन देखो ये होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर h और k की वैल्यू देखो क्या है, h 0 है, k 2 है और रेडियस भी 2 है। तो बस सब्स्टिट्यूट करना है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और रेडियस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो मेरे साथ साथ फटाफट इसे सिंप्लीफाई करते चले जाओ।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है नहीं, इज इक्वल टू 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। लो निकाल दिया हमने, ठीक है। अब जल्दी से सेकंड पे चलते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा फटाफट। एल्स कुछ है नहीं, तो यहाँ पर h कितना है -2, k कितना है 3 और रेडियस कितना दे रखा है 4। चलो सब्स्टिट्यूट करो, x ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे ना x माइनस h, तो ये जो माइनस का 2 है वो क्या बन जाएगा प्लस का 2। क्लियर। y माइनस अब 3 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और r का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 4। अब जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करो। चलो ये भी एक कैलकुलेशन का पार्ट होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक पार्ट को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लीनियर प्लस 4x माइनस 6y, और देखो कांस्टेंट टर्म ये 4 और ये 9 13 उधर जाएगा, ये 16 इधर आएगा, तो 13 माइनस 16 माइनस 3 इक्वल टू 0। राइट। चलिए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सेंटर इज 1/2 1/4 और रेडियस इज 1/12। ठीक है, तो इसका मतलब h की जगह हम क्या रख देंगे 1/2, k की जगह क्या रख देंगे y माइनस 1/4, मतलब 1/4 रख देंगे k की जगह, और रेडियस मेरा क्या है 1/12। तो सभी में मैंने बताया ना पांचों क्वेश्चन कुछ सब सिंपल है, लेकिन चलो हम एनसीईआरटी कर ही रहे हैं तो कम से कम जो ये है हमारी कैलकुलेशन यही से ही कर लेते हैं। 1/4 माइनस, जब आप 2ab करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली x आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस 2 इंटू 1/4y, तो ये क्या हो जाएगा 1/2y, और ये 1/144। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो आप एक काम कर सकते हो पहले कि अगर, चलो पहले देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्वाड्रेटिक पार्ट लिखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स, अब लीनियर मैंने लिखना शुरू किया 1/2y, और अब मैंने कांस्टेंट टर्म 1/4 1/16 माइनस 144, ये सारा मेरा कांस्टेंट वाला पार्ट था, तो इसे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2y, और अब देखो यहाँ पर 144 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 4 हम टेबल पढ़ेंगे, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 36, 16 9 जा 144 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे 144 एलसीएम ले लेंगे लेफ्ट साइड पूरी में, तो ये हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस, जब यहाँ लेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 7 72y, और यहाँ पर देखो 8 बचेगा और ये हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो 144 एलसीएम लेके 144 को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में ले जाइए, या दोनों साइड 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 एक्स स्क्वायर, ये 144 वाई स्क्वायर, ये माइनस 144 एक्स, और यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा 144 और इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पर चलते हैं फोर्थ पर, क्वेश्चन नंबर 4। सेंटर इज 1 1, रेडियस इज √2। तो लगाओ x की जगह 1, y की जगह भी 1 और r की जगह √2 का होल स्क्वायर, बस सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और √2 का स्क्वायर 2। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक वाला पार्ट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y, 1 + 1 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सेंटर इज -a -b एंड रेडियस इज दिस। चलो भाई x माइनस h, तो जब आप माइनस h करेंगे तो h की वैल्यू -a है ना, तो ये क्या हो जाएगा x + a का होल स्क्वायर,
और यहाँ पर k की वैल्यू -b, तो y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि रूट से ये हट जाएगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by। अब हम अपना कांस्टेंट पार्ट देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि जब हम ए स्क्वायर प्लस बी, तो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब ये बी स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगी। तो आई थिंक पांचों क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस गिवन था, केवल वैल्यू पुट करनी थी और सिंप्लीफाई करना था। तो आई थिंक पांचों के पांचों क्वेश्चन सारे बच्चों ने मेरे साथ निकाल लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 क्या कह रहा है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब अब की बार हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और अब हमें क्या निकालना होगा, सेंटर क्या है उस सर्कल का और रेडियस क्या है। तो अभी अभी मैंने पढ़ा था कि सर्कल की जो इक्वेशन सेंट्रल फॉर्म में मैंने पढ़ाई थी वो आपको ये पढ़ाई थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसी फॉर्म में पढ़ाई थी। तो जो इसमें लिखा होगा वो ठीक है, और अगर कोई नहीं लिखा होगा तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और लिख देंगे सेंटर और रेडियस। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है हमारे पास कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इस x प्लस 5 को मैं x माइनस माइनस 5 लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते हो, आप बताइए, क्योंकि मुझे इसे x माइनस एच लिखना है। तो यहाँ प्लस था तो माइनस माइनस प्लस होता है और मेरा h का काम भी हो गया, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो अब कंपैरिजन करिए, तो कंपैरिजन करेंगे तो देखो h की वैल्यू क्या आएगी -5, k की वैल्यू क्या होगी 3, और यहाँ पर हमारे पास r जो वो हो जाएगा 6। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो -5 और 3 होगा एंड रेडियस r इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, ये 6 था। 7 पर चलते हैं। 7 देखो, 7 में हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास वो इक्वेशन आई जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो इस टाइप की इक्वेशन आई थी। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर, पहले x वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर है और क्या है हमारे पास -4x, ठीक है, प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, राइट, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए आप। अब 10th में ना एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, ठीक है, तो उसका कैसे होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये x माइनस एच की फॉर्म में लिखा हुआ हो। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है बच्चों कि जो x का टर्म है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दीजिए। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। 4 का हाफ कितना होता है 2। जब भी मैं आपको हाफ करने के लिए बोलूँ ना तो आप ऑन में सीधा सीधा 2 कर दें, उससे क्या होगा, आप फ्रैक्शन हो चाहे कुछ हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 4 के अपॉन में 2 कर दें, तो 4 के अपॉन में जब आप 2 करेंगे तो वो आएगा 2 और उसका स्क्वायर तो 4। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आप यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, 8 का हाफ करें 4, 4 का स्क्वायर 16। अब मैथ्स में हम अपनी मर्जी से ऐड सब्ट्रैक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं, हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो हमने क्या किया था, इस इक्वेशन में 4 ऐड किया अपनी मर्जी से, तो 4 मुझे सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो जो 4 मैं इधर सब्ट्रैक्ट करूंगी वो यहाँ की साइड जाके ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये प्लस 16 है, जो मैंने 16 ऐड किया था वही सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ -16 लिखूंगी तो वो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 16। समझ गए हो गया आप।
तो इस बिहाफ पर ये देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा मेरे पास y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आएगा 20 और ये 65। अब 65 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो जो हमारे पास स्क्वायर किसी का नहीं बनता तो उसे हम रूट में डालकर उसका स्क्वायर लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि इस केस में ये मेरे पास आर स्क्वायर रेडी हो जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस एच प्लस वाई माइनस के टाइम और ये आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 4। तो सेंटर आ गया 2 4 एंड रेडियस कितना आ गया मेरे पास √65। आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मैं यही चीज एक लाइन में भी सॉल्व करना सिखाती हूँ तो देखो जरा कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखो ये इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप हमेशा क्या करेंगे, पहले आप फर्स्ट स्टेप तो ये कर लेना कि x वाली टर्म एक साथ, y वाली टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो जैसे ही अगर x का कोफिशिएंट जो लीनियर वाली टर्म का कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, बस उसका हाफ करके होल स्क्वायर लिखते हैं, कुछ नहीं करना। x माइनस 4 का हाफ कर दो 2 होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। प्लस ऐसे इसका हाफ करो 4 हो जाएगा तो इसे डायरेक्ट लिख दो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब देखो जब मैंने तुम्हें ये लिखा है ना तो इसमें होल स्क्वायर में 3 टर्म होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर x का स्क्वायर ये तो ऑलरेडी थी इसके पास, यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस का 4 वो नहीं थी, इसके पास 2ab थी माइनस 4x वो थी, लेकिन प्लस का 4 नहीं थी। तो प्लस का 4 आप इधर जाकर वो मतलब यहाँ अगर हमने इस टाइप से लिखा तो एक टर्म अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिखी थी वो थी 4, क्लियर, वो मैंने इधर ऐड कर दी। सिमिलरली देखो जब यहाँ थी तो वाई स्क्वायर माइनस 8y था, लेकिन मैंने इसे y माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख दिया, तो इसका मतलब जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगी ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y तो इसके पास है, तो जो मैंने प्लस का 16 किया था ना वो मैंने अपनी मर्जी से कर दिया, तो इसका मतलब प्लस का 16 और कर दो इधर। तो मतलब इस टाइप से अगर आप लिखेंगे तो एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और ये 65, तो इसको डायरेक्टली तो √65 का स्क्वायर, तो आपके पास सेंटर और रेडियस डायरेक्ट आ जाएगा और रेडियस भी आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार थर्ड से और सिखाती हूँ आपको। अभी इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक्स स्क्वायर और मैं x वाले टर्म पहले ही इकट्ठा लिख रही हूँ माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, ओके। और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले गई, समझ गए, इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इकट्ठा लिख दिया, वाई स्क्वायर प्लस 10y इकट्ठा लिख दिया और जो माइनस 12 था उसको राइट साइड में ले गए। अब हम क्या करते हैं, मैंने डायरेक्ट सिखाया जो आपको, आप इन दोनों टर्म को लिख दो x माइनस, यहाँ अगर माइनस है तो आप माइनस यूज करेंगे और इसका को हाफ कर दें तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस अब इसमें देखो y प्लस 10 का हाफ 5, ओके, इज इक्वल टू 12। अब जो इधर मैंने एक्स्ट्रा पार्ट किया ना ऐड, वो उधर जाके ऐड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 यहाँ नहीं था, 8x था माइनस 8x वो है, तो जो 16 मैंने एक्स्ट्रा लिखा था वो यहाँ भी ऐड कर दें, क्योंकि इधर ऐड हो रहा है तो इधर भी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर वाई स्क्वायर था प्लस 25 नहीं है तो इधर भी ऐड कर दें, क्योंकि इधर जब मैंने अपनी मर्जी से किया तो इधर भी कर देंगे। हो गया एक लाइन में क्वेश्चन। x माइनस 4 का होल स्क्वायर, पर ये ध्यान रखना यहाँ पर माइनस होता तो ये माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा 28 और 28 53 √53 का होल स्क्वायर। तो सेंटर क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 और रेडियस कितना आ जाएगा √53। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो पता है ये क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट सुनो, 2x स्क्वायर
प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको जो अभी तक क्वेश्चन कराए ना वो सारे सेंट्रल फॉर्म में सिखाए हैं। मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन नहीं सिखाया, क्योंकि जब मैं पैराबोला स्टार्ट करूंगी तो वहां मैं आपको सारे केस डिस्कस करके दिखाऊंगी। तो देखो, अगर ये हमारे पास सेकंड डिग्री की ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, ये एक है ना सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है। तो ये जब है ना, ये इसके अंदर सारी चीजें होती है, या तो ये जो सेकेंड ऑर्डर की सेकेंड डिग्री की जो इक्वेशन जो है, या तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, या ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, या ये पैराबोला को, या हाइपरबोला को, या एलिप्स को। तो इन पांचों में से ये किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कब कब क्या क्या इस पर कुछ कंडीशन अप्लाई होती है। तो सर्कल की क्या कंडीशन होती है? सबसे पहली बात उसके अंदर ये होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² होना चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है उसकी। और दूसरी कंडीशन ये है उसकी कि जो उसका h है, h क्या है? कोफिशिएंट ऑफ xy, मतलब उसमें प्रोडक्ट ऑफ x और y की टर्म नहीं होनी चाहिए। तो h को क्या लिख देते हैं हम? 0 होना चाहिए। तो इस पर दो रेस्ट्रिक्शन लगी होती है। ठीक है, तो ये मैं अभी जब नेक्स्ट लेक्चर लूँ कॉनिक सेक्शन तो उसमें पूरा डिस्क्राइब करूंगी। तो यहाँ पर वो कंडीशन होल्ड हो रही है कि x² और y² दोनों का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। तो हम 2 को अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक्स वाई की कोई टर्म है ही नहीं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं कुछ आगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, पहले 2 कॉमन ले लेंगे, x² प्लस y², या आप ऐसा करें 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस x/2, और इधर 0/2 का मतलब ही 0 होता है। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या सिखाया था मैंने? ये पहले की तरह बन गई इक्वेशन, x के साथ x वाली टर्म, y के साथ कुछ है ही नहीं, और यहाँ 0। अब मैंने क्या सिखाया था? x माइनस x के कोफिशिएंट का हाफ कर दें, और मैंने यही सिखा चुकी थी। हाफ का मतलब जब भी मैं आपको हाफ बोलूं आप अपॉन में बस चुपचाप 2 को टिका दें। तो अपॉन में जब इसके 2 आएगा तो 2 2 जा 4, तो इसका मतलब ये बनेगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, है ना इजी। प्लस इसे हम लिख देंगे y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास y की टर्म है ही नहीं, तो इसे हम y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये भी बेचारा खुश हो जाएगा। अब देखो, जब मैंने इसका स्क्वायर किया ना बेटा, तो एक टर्म अपनी तरफ से ऐड कर गई मैं, x² प्लस 1/16। 1/16 यहाँ था नहीं, मैंने अपनी मर्जी से ऐड कर दिया। तो कोई बात नहीं, इधर भी ऐड कर देते हैं, बैलेंस हो गया। इक्वेशन भी एज इट इज बनी रही और बैलेंस भी हो गया और मेरा काम भी हो गया। तो ये हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर। तो सेंटर क्या आ गया यहाँ से मेरा? 1/4 और यहाँ से 0, एंड रेडियस इज 1/4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 10 नहीं, बस 9 ही थे। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की इक्वेशन निकालिए पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो इन 2 पॉइंट से पास करती है। ठीक है, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन, और उस सर्कल का जो सेंटर है ना वो स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी आपको सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए बोले, क्योंकि आप सर्कल पढ़ेंगे तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज दिस, या किसी क्वेश्चन में दे देगा सेंटर दे देगा, रेडियस के लिए कुछ और बोलेगा। ठीक है, तो आपको कंडीशन गिवन होगी, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ें तो आप ये ध्यान रखें कि आपको उसका पहला काम क्या करना है कि सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है।
तो अगर फिर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखेंगे कि मैं इसका सेंटर कैसे निकालूंगा और इसका रेडियस कैसे निकालूंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके लिए। तो इस क्वेश्चन के भी देखो मैं आपको ना 2-3 तरीके बता दूंगी, जो आपको अच्छा लगे उसे यूज करना। तो पहला टाइप फर्स्ट मेथड 1 दिखाते हैं कि मान लेते हैं ये वो सर्कल है जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, और मेरी जो ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है ये 2 पॉइंट से पास करती है। मान लेते हैं ये पॉइंट है P41 और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया Q65। ये सर्कल हो गई मेरी इन 2 पॉइंट से गुजरती हुई। आगे कहता है सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करता है, ठीक है भाई। मान लेते हैं ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ से एक कोई स्ट्रेट लाइन पास कर गई, राइट। और इस सर्कल की जो सर्कल का सेंटर है, इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 4x + y = 16। बस ये 3 चीजें गिवन है। अब ना सर्कल का सेंटर गिवन है ना रेडियस गिवन है। तो अब हम इसे फाइंड करते हैं। तो देखो पहला मेथड मैं आपको सिखाती हूँ कि मैं कैसे निकाल सकती हूँ। अगर मेरा सर्कल का सेंटर में चलो C ही मान लेते हैं और ये मैंने मान लिया HK, तो आप मुझे बताइए कि जो CP डिस्टेंस है वो क्या होगी R, और CQ डिस्टेंस भी क्या होगी R। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लूं तो तुम ही बताओ CP = CQ होगा कि नहीं होगा, है ना, है। और ये दोनों हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, R के बराबर। मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ कि CP भी R होगा और CQ भी R होगा। क्लियर। तो जरा करते हैं CP और CQ। तो आप बताओ CP डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, √ दिस एम्प्लाइज H-4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा K-1 का होल स्क्वायर = यहाँ पर क्या हो जाएगा R। और दिस एम्प्लॉय सेकेंड से जो CQ है √ H- ये जो 65 है CQ निकाल रहे हैं हम, H-6 का होल स्क्वायर प्लस K-5 का होल स्क्वायर = क्या हो गया R हो गया। ये मेरा देखो ये यहाँ से। अब मैं जो CP = R है इस वाली इक्वेशन का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा ये वाला। जब स्क्वायर करेंगे तो H-4 का होल स्क्वायर K-1 का होल स्क्वायर = R²। और सिमिलरली इसे फर्स्ट मान लेना, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा H-6 का होल स्क्वायर K-5 का होल स्क्वायर = R²। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आई और ये इक्वेशन 2 आई है। तो आप देखेंगे कि इक्वेशन 1 भी R² के इक्वल और इक्वेशन 2 भी R² के इक्वल। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन भी इक्वल। ठीक है, समझ गए ना भाई, तुम भी R² के इक्वल, तुम भी R² के इक्वल, तो बोथ आर इक्वल। तो इसका मतलब H-4 का होल स्क्वायर प्लस K-1 का होल स्क्वायर = H-6 का होल स्क्वायर K-5 के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायरिंग देखो, स्क्वायर खोल दो, 16 - 8H प्लस K² + 1 - 2K H² + 36 - 12H प्लस K² + 25 - 10K। ठीक है, H² से H² गया, K² से K² गया। अब H के कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लीजिए, ये -8H ये -12H, इधर आएगा तो प्लस का 12, तो ये कितना हो जाएगा 4H। सिमिलरली -2K और ये माइनस का 10K, इधर आएगा तो प्लस का 8K बच जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं, ये 16 + 1 17, तो यहीं पे लिख दो चलो 17, और ये 36 + 25 61, इधर आके -61 = 0। 4H + 8K, ये कितना बचेगा 4, और यहाँ 5 - 1 44 = 0। 4 से डिवाइड कर देंगे, H + 2K = 11। ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। समझ आया।
तो एच के में मुझे एक रिलेशन मिल गया है। सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये एच के जो कोऑर्डिनेट सेंटर के थे, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करते, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना। तो जब मैं एच के रखूंगी तो ये क्या बनेगा, 4h प्लस के इज इक्वल टू 16। तो ये मेरी इक्वेशन कितनी आ गई, 4। अब हम दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, देखो ये h का कोफिशिएंट 4 है ना, तो यहाँ भी 4h है, तो एक काम करो, थर्ड इसे डिवाइड ही मत करो जो हमने डिवाइड किया था, ठीक है। थर्ड ये मान ली, 4 ये मान ली। अब इन दोनों को यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्लस के इज इक्वल टू ये 44 आ जाएगा और ये 16। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये कितना आएगा 7 के, और ये हो जाएगा 3 1 2 28। के इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ठीक है। अब इस के की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सब सपोज करो फोर्थ में, पुट इन फोर्थ में रखेंगे तो यहाँ पर आ जाइए 4h प्लस के की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 16, ये है ना, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी फोर्थ में। तो हमारे पास 4h इज इक्वल टू 12, h कितना आ गया 3, ओके, h भी आ गया, k भी आ गया हमारे पास। तो सपोज देखो यहाँ पर जो c कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या हो गया 3 और 4। अब देखो मुझे c पता है और ये p पता है, cp किसके इक्वल है r के इक्वल। तो मैं इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करूँ तो मेरे पास r निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, चलो निकलो। तो cp इक्वल टू r, cp क्या है √3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया r। तो ये -1 का स्क्वायर 1 √1 और ये 3 का स्क्वायर 9r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास √10। तो क्वेश्चन में हमें देखो सेंटर मिल गया हमें उस सर्कल का 3 4 और रेडियस मिल गया √10। तो हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये सर्कल की क्या हुई x - h का होल स्क्वायर, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर और ये √10 का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, माइनस ये आएगा 6x - 8y, ये 9 + 16 25 और ये 10 आएगा, तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल आएगी, ठीक है। अच्छा ये मेथड नंबर 1 था, ठीक है। आप अपने दिमाग लगा के सोचो कि आप इस क्वेश्चन को और कैसे निकाल सकते थे। सपोज करो आपके माइंड में ये ना रहे तो और भी तरीका है, तो मैं आपको जरा थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी। यहाँ पर देखेंगे आप, ये मेरे पास यही सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो ये है, मैंने मान लिया ये एच के है, और ये सर्कल मेरी इन दो पॉइंट से पास हो रही थी पी और क्यू से, और इस सर्कल सेंटर से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे गिवन थी। तो देखो क्या होगा, मैं कैसे निकाल सकती हूँ। आप देखो जब मैं P को Q से ज्वाइन कर दूंगी तो क्या बन जाएगी, एक कॉर्ड बन जाएगी कि नहीं बनेगी। और ये हमने पढ़ रखी है कि भाई अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो किसी भी कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो आप देखो कि जो PQ है, बच्चों ध्यान सुनना, जो PQ है हमारे पास उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास 4 1 और Q के कोऑर्डिनेट क्या थे 6 5। 2 पॉइंट फॉर्म में मैं इस लाइन का स्लोप लिख सकती हूँ PQ का। तो PQ का स्लोप देखो कितना आ जाएगा 5 - 1 4 और 6 - 4 2, तो 2 आ गया इसका हमारे पास स्लोप। और ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं वो हमेशा किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट से क्या आ जाएगा 5 3। अब देखो जो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ये वाली लाइन थी,
इस लाइन का मुझे एक पॉइंट पता है कि ये 5 3 से पास हो रही है, और इसका जो स्लोप होगा वो पी क्यू के स्लोप का नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल होगा। तो इस बिहार पे मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ, और जो सेंटर है वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो मुझे सी निकल जाएगा, और सी निकलने के बाद किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, या सी के कोऑर्डिनेट पता है और इसके कोऑर्डिनेट पता है मिड पॉइंट के, तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आर निकाल सकते हो। तो अगर आपसे ये नहीं होता तो कमेंट्स में जरूर लिखना, ठीक है, मैं इसको भी डिस्क्राइब कर दूंगी आपको और गहराई से। तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप जब क्वेश्चन करें तो एक ही मेथड को रट्टा ना लगाएं। आप जब अपना यूज करेंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे भी निकाल सकता हूँ, तो जब आप इस टाइप का कंसेप्ट लेकर आएंगे तब आपके अंदर आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।